ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द प्रॉब्लम्स इन रेडिएशन फॉलो बाय कैलोरीमेट्री। तो अब थोड़ा हमको देखना दो कहाँ पे क्या थोड़ा क्वेश्चन बेसिक से पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अच्छा, तो यही मिल रहा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिख लो हो सके तो। हाँ लिख लीजिए। फाइंड द टोटल रेडिएंट एनर्जी, फाइंड द टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया find the total radiant energy per unit area received at a distance capital R, received at a distance capital R from the center of a star, from the center of a star of radius small r, the center of a star of radius small r, comma, whose outer surface radiates as a black body, whose outer surface radiates as a black body at a temperature T kelvins, at a temperature T kelvins. ब्रैकेट में दिया हुआ है सिग्मा इज स्टीफन्स कांस्टेंट, सिग्मा इज स्टीफन्स कांस्टेंट। ऑप्शन जो भी है वो सिग्मा स्मॉल आर कैपिटल आर टी इनके टर्म्स में। ठीक है, तो वेल बेसिक प्रॉब्लम है, उन्हें जस्ट रेडिएशन स्टार्ट करने के लिए एकदम फंडामेंटल प्रॉब्लम टाइप से बोल सकते हो। ठीक है, इसमें ज़्यादा वेराइटीज होते भी नहीं है, बहुत अजीब गरीब। ठीक है, सिंपल सिंपल ही रहता है। तो बेसिक आइडिया क्या रहता है कि कोई भी बॉडी, मेन कॉन्सेप्ट ये रहता है कि कोई भी बॉडी एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर किसी बॉडी को देखो, ठीक है, एट टी केल्विन्स, उसके सरफेस से कुछ एनर्जी रेडिएट होते ही रहता है। इट कीप्स ऑन गिविंग आउट सम रेडिएशन। ठीक है, ओके, रेडिएशंस होते रहते हैं एट एनी बॉडी, भले कितना कोल्ड हो। ठीक है, लेकिन सरफेस से, उसके बॉडी के सरफेस से रेडिएशंस निकलते रहेंगे। ठीक है, ये रेडिएशंस का ओरिजिन होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल में जो भी ट्रांजिशंस होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो भी होता है एट एटॉमिक लेवल, दे कीप ऑन ट्रांजिशनिंग बिटवीन हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, बैक एंड फोर्थ। एक मेटास्टेबल स्टेट रहता है। ऐसा नहीं कि सब लोग लो एनर्जी लेवल पे, नहीं, कुछ लोग जंप करते हैं, कुछ लोग फॉल बैक करते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम रहता है बेसिकली किसी बॉडी में एट एनी टेम्परेचर, कितने ठंडा हो कितने गर्म। तो बॉडी से रेडिएशन हमेशा निकलते रहता है। तो हमारे बॉडी से भी रेडिएशन निकलते हैं, राइट ना, मेरे बॉडी से भी रेडिएशन निकल रहे हैं, लेकिन दोज रेडिएशन आ रही है इंफ्रारेड रेंज, तो हमको ग्लो करते हुए नहीं दिखता। लेकिन सन से जो भी रेडिएशंस निकलता है, दे मे बी इन द विजिबल रेंज एज वेल। ठीक है, तो हमको दिखता है कि ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो जब रेड हॉट आयरन का बात करते हैं वो भी ग्लो कर रहा है जब, तो मतलब वो रेडिएशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो सबसे जो पहला एक फॉर्मूला का पार्ट आता है जो तुमको जानना है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में आता है कि द पावर एमिटेड P, इट इज गिवन एज, इट इज लाइक प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, जो भी सरफेस एरिया से एमिट हो रहा है, उस सरफेस का टेम्परेचर, उसका फोर्थ पावर। ठीक है, एंड देयर इज दिस स्टीफन्स कांस्टेंट, ठीक है, सिग्मा ए टी टू पावर 4, ये होता है पावर एमिटेड बाय एनी बॉडी। लेकिन यहाँ पे और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है व्हिच टेक्स इनटू अकाउंट द नेचर ऑफ सरफेस, उसको हम लोग बोलते हैं एमिसिविटी। ठीक है, एमिसिविटी, नेचर ऑफ सरफेस बोले मतलब सरफेस शाइनी है या रफ है, क्या ऐसा है। ठीक है, सरफेस नेचर के ऊपर, एरिया के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, सबके ऊपर डिपेंड करता है कि इतना एमिटेड पावर होगा। ऑब्वियसली पावर का जब बात करें मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, डी क्यू, द नेट एमिटेड एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, ये होता है एमिटेड पावर का फॉर्मूला। सेम तरह से ये एब्जॉर्ब्ड पावर। ठीक है, पीए, मैंने आसपास से जो रेडिएशन आते हैं बंदा वो एब्जॉर्ब भी करता है। ठीक है, हम लोग ही अगर धूप में निकल जाए तो हमारा सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि सन के रेडिएशन हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन दे एक्चुअली को हैंड इन हैंड बोला जाता है। तो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन का अगर बात करते हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वही सेम स्टीफन्स कांस्टेंट, सिग्मा, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आता है एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सरफेस, सरफेस एरिया, और यहाँ पे आता है सराउंडिंग टेम्परेचर का फोर्थ पावर।
बॉडी का टेम्परेचर नहीं, सराउंडिंग टेम्परेचर। तो जब आप एब्जॉर्प्टिविटी का बात करते हो या जब आप एब्जॉर्ब पावर का बात करते हो तब सराउंडिंग टेम्परेचर आता है, और इस केस में एमिटर के केस में बॉडी टेम्परेचर आता है, बॉडी टेम्परेचर और इसके सराउंडिंग टेम्परेचर। दोनों फॉर्मूल्स ऑलमोस्ट हूबहू सेम है। Okay, देखा जाता है लॉजिकली इट कैन बी प्रूवन दैट एमिसिविटी एंड एब्जॉर्प्टिविटी आर एक्चुअली इक्वल फॉर एनी बॉडी। किसी बॉडी के लिए न्यूमेरिकली एब्जॉर्प्टिविटी एंड एमिसिविटी आर इक्वल। ठीक है, किसी को लगेगा तो सेम ही फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करें? सिंपल बात है कि दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट अलग तरह से आता है। ठीक है, एमिसिविटी एंड एब्जॉर्प्टिविटी कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट तरह से आता है, बट न्यूमेरिकली दे आर ऑलवेज सेम। ठीक है, एब्जॉर्प्टिविटी एब्जॉर्प्टिविटी दोनों ही सरफेस प्रॉपर्टी को अकाउंट में लेते हैं। ठीक है, एंड फिर आता है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी को क्या बोला जाता है? बचपन से सुने होंगे ऑनलाइन में, इट्स अ परफेक्ट एब्जॉर्बर या परफेक्ट एमिटर। ठीक है, ओके, परफेक्ट मतलब उनके केस में द एब्जॉर्प्टिविटी एंड एमिसिविटी विल बी इक्वल्स टू 1 यूनिट। बाकी हर केस में जनरली इट इज लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो इक्वल टू 1 मतलब ब्लैक बॉडी परफेक्ट एब्जॉर्बर या परफेक्ट एमिटर। ये भी और एक कॉन्सेप्ट रहता था, एनी परफेक्ट एब्जॉर्बर विल आल्सो बिहेव लाइक अ परफेक्ट एमिटर। दिस टू बिहेवियर्स दे गो हैंड इन हैंड। ठीक है, तो ये एंटायर आइडिया रहता है, परफेक्ट एब्जॉर्बर इज सेम एज परफेक्ट एमिटर। ठीक, अब यहाँ पे तुमको बोल दिया कि स्टार है, उसका टेम्परेचर T है, सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट दिया हुआ है, तो पावर और उसका रेडियस है कैपिटल है, नहीं उसका रेडियस है स्मॉल है। अब जो पावर एमिट हो रहा है, द पावर एमिटेड, उसको तुम ऑब्वियसली लिख सकते हो, अभी तो पढ़ लिया हम लोग। तो तुम बोला कि स्टार से जो पावर एमिटेड है, स्टार के सरफेस से पर यूनिट टाइम जो पावर निकल के आ रहा है, एनर्जी निकल के आ रहा है, दैट इज सिग्मा। E तो 1 हो गया क्योंकि बोला है इट इज बिहेविंग लाइक अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, E 1 हो गया, सरफेस एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर इनटू T टू द पावर 4, ये क्या पावर एमिटेड। अब तुमको क्वेश्चन पूछा कि नहीं सर, हम लोग को इमेजिन करना है और एक सरफेस, इमेजिन अनदर सरफेस, लेट्स से स्फेरिकली लेता हूं, कॉन्सेंट्रिक, मैं और एक सरफेस इमेजिन करता हूं कॉन्सेंट्रिक ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, इसका रेडियस कैपिटल आर। ओके, अब पूछा कैपिटल रेडियस पे पर यूनिट एरिया। ठीक है, कैपिटल आर रेडियस पे जो टोटल रेडिएंट एनर्जी निकालना पर यूनिट एरिया। ठीक है, रिसीव्ड डिस्टेंस आर, तो यहां से आगे डिस्टेंस आर हम लोग का पर यूनिट एरिया, लेट्स से यहां पे एक यूनिट एरिया है। ठीक है, डी है, उस यूनिट एरिया में कितना एनर्जी रिसीव कर रही है। ठीक है, जो भी एनर्जी ये रिसीव करेगा फ्रॉम दिस स्टार। ठीक है, स्टार से जो भी एनर्जी वो रिसीव कर रहे हैं वहां पे, वो एनर्जी हम लोग को चाहिए। ठीक है, डी क्यू आर लिखता हूँ, डी क्यू रिसीव्ड, जो एनर्जी चाहिए उसका एक्सप्रेशन पूछा, टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया में डी क्यू आर अपन डी है बेसिकली। ठीक है, हमको फाइनली डी से डिवाइड करना पड़ेगा एट अ डिस्टेंस आर, ये पूछा हमको। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग बोलते हैं ठीक है सर, जो टोटल एनर्जी है जो स्टार के सरफेस से निकल रहा है, वो टोटल एनर्जी इस इमेजिनरी स्फीयर से भी पास करेगा। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि सर अगर मैं ये स्फीयर के थ्रू टोटल एनर्जी का बात करूं, ठीक है, टोटल एनर्जी, अच्छा एनर्जी ना बोल के मैं पावर का ही बात करता हूं, टोटल पावर। एक्चुअली ये लोग एनर्जी बोले, यहाँ पे ना पावर बोलना चाहिए। ठीक, टोटल पावर थ्रू दिस, थ्रू स्फीयर, ये स्फीयर मतलब इमेजिनरी स्फीयर है, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ये कितना होगा? इस स्फीयर के थ्रू जो पावर होगा वही पावर यहाँ पे एमिटेड भी है, दे विल बी सेम, क्योंकि सिंपल बात है बीच में कहीं पे लॉस है, कहीं पे एब्जॉर्प्शन तो नहीं हो रहा है, जो एनर्जी निकल रहा है यूनिट टाइम में वो सेम एनर्जी इसके थ्रू पास करना चाहिए। ठीक है, पास करेगा तो भाई वो जो सरफेस है वो सेम एनर्जी इंटरसेप्ट करेगा। ठीक, पावर दोनों के थ्रू सेम हो, लेकिन आप पूछा पर यूनिट एरिया, देयरफॉर पावर रिसीव्ड पर यूनिट एरिया। तो मतलब यही पावर जो स्टार के सरफेस से निकला वही पावर उस आर रेडियस में मिला, बट नाउ इट इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे बेसिकली यू कैन कॉइन दिस टर्म कॉल्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी रिकॉल करना क्या होता था? इंटेंसिटी वाज पावर पर यूनिट एरिया, इंटेंसिटी होता था पावर पर यूनिट एरिया। ठीक, तो एक्चुअली क्या हो रहा है ना, दोनों में पावर सेम है लेकिन इंटेंसिटी डिफरेंट है। स्टार के सरफेस पे इंटेंसिटी ज्यादा होगा, आर रेडियस पे इंटेंसिटी कम जाएगा।
तो वो लोग जो पूछ रहे हैं ना, अगर मैं पावर रिसीव पर यूनिट एरिया लिखूं तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी एट द रेडियस कैपिटल आर। तो कितना होगा यही पावर, लेकिन उसका रेडियस, वो उसका एरिया, उस स्फीयर का एरिया कितना होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, तो पुट कर लो, तो 4 पाई कट गया, तो सिग्मा स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर टी टू द पावर 4। ओके, तो एक्चुअली आंसर ये है। अब प्रॉब्लम क्या है, हाँ सिग्मा, हाँ आर स्क्वायर टी टू द पावर 4 बाई स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर ये है, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन में ना वो लोग ने जो पूछा है ना टोटल रेडिएंट एनर्जी, एनर्जी नहीं होगा वो पावर होगा। हाँ एनर्जी की है तो ऑब्वियसली हमको टाइम भी लेना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में मॉडिफाई कर लेंगे प्रिंटिंग या ना, ऑप्शन जितने सारे वो सब पावर के ऑप्शन है। तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखना द टोटल, फाइंड द टोटल रेडिएंट पावर पर यूनिट एरिया, नॉट एनर्जी। ये तो हमको टाइम निकालना पड़ता है। ये एक शॉर्ट रिवीजन की तरह है, मतलब बेसिक, एकदम बेसिक प्रॉब्लम। ठीक है, कि स्टार के सरफेस से पावर निकल रहा है, वो आप स्टीफन बोल्ट्जमैन फॉर्मूला से निकाल लिए। ठीक है, एंड फिर वही पावर उस इमेजिनरी स्फीयर रेडियस आर पे भी है, वो इमेजिनरी स्फीयर है, वहां पे कुछ है नहीं, और वहां पे पर यूनिट एरिया में निकालना, तो सिंपली डिवाइड कर दो। अब सिंपली डिवाइड क्यों कर पा रहे हो, बिकॉज द टोटल पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म। डायरेक्शन, एक स्टार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को प्रेफर नहीं कर, जो भी पावर एमिट करे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो यू कैन सिंपली डिवाइड एंड फाइंड, नहीं तो कोई डेरिवेटिव ये सब करना पड़ता। ठीक है, तो एकदम सिली, एकदम डायरेक्ट अप्रोच है प्रॉब्लम का, कुछ इधर उधर का नहीं। ठीक है, अब इस तरह के प्रॉब्लम्स को वो लोग और भी बहुत चीजों से मिला देते हैं। ठीक है, मतलब बोलेंगे कि सर आर रेडियस पे लेट से एक छोटा सा प्लेनेट है, वो अभी ये एनर्जी को रिसीव कर रहा है, तो भाई उसका टेम्परेचर कितना हो। ठीक, तो मतलब बहुत सारे आइडियाज लगा सकते हैं। फिलहाल बेसिक्स के लिए, बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए रेडिएशन में ये आइडिया था। ठीक, अब बता रहे हैं। अच्छा हाँ, in all these formulas always keep in mind this temperatures they are in kelvins। ठीक, ये सब केल्विन में, डिग्री सी में नहीं है, ध्यान रखिए। तो अगर कभी न्यूमेरिकल वैल्यू दे तो प्रॉपर्ली इसको केल्विन में कन्वर्ट करके कीजिएगा। ठीक है, अगर सेंटीग्रेड या कुछ और में दिया इस पे। ठीक है, तो एक डायरेक्ट प्रॉब्लम ऐसे मिला जैसे कि अ बॉडी विच इज सरफेस एरिया दे दिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, टेम्परेचर 727 डिग्री सी, उसको मतलब केल्विन में कन्वर्ट करना है, और बोल दिया इट रेडिएट्स 300 जूल्स ऑफ एनर्जी ईच मिनट, तो वहां से पावर निकाल ली। अब पूछा व्हाट इज इट्स एमिसिविटी। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, ये जैसे प्रॉब्लम है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड एकदम। ठीक है, इसमें कुछ ये है ही नहीं। ठीक है, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, आपको एरिया दिया हुआ है, कन्वर्ट कर लेना प्रॉपर यूनिट्स में, टेम्परेचर दिया उसको फोर्थ पावर लेना है आपको, उसको प्रॉपर यूनिट्स में कन्वर्ट करना, पावर भी दिया हुआ है, मैं जूल्स पर सेकंड करके कन्वर्ट कर लिया, और वहां से आपको एमिसिविटी पूछा। तो जो इस स्लाइड में जो राइट हैंड कॉर्नर में जो टॉप में फॉर्मूला लिखा है उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन। ठीक, तो कभी कभी ऐसा भी होता है डायरेक्ट। एक काम करते हैं, इसमें आ ही जाते हैं, क्योंकि जितना प्रॉब्लम देख रहा हूँ सब में ना घूम फिर के वो वेवलेंथ फेवलेंथ आने लगे। तो एनीवेज, अच्छा जैसे और एक, जैसे मेरे छोटे छोटे प्रॉब्लम इस तरह के मिल रहे, ज्यादा इसमें है नहीं। और एक ऐसा बेसिक प्रॉब्लम है, सुनिएगा। बोला है टेम्परेचर ऑफ अ पीस ऑफ मेटल इज इंक्रीज फ्रॉम 27 टू 327 डिग्री सी। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाया गया फ्रॉम 27 डिग्री सी टू 327 डिग्री सी। पूछा रेट ऑफ एमिशन इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर व्हाट। ठीक है, सो टी टू द पावर 4 वाला फैक्टर आपको लगेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है, पहले टी टू पावर T1 टू द पावर 4 है, अब बाद में टी टू द पावर 4, अब रेशियो ले लो, वहां से फैक्टर किस फैक्टर से इंक्रीज कर पावर पता चल जाएगा। मतलब ध्यान रखिए केल्विन में कन्वर्ट करके टू द पावर 4 लेना है आपको। ठीक है, तो इन दैट सेंस इजी प्रॉब्लम्स है। हाँ, अच्छा दिस इज वन, ये भी थ्योरी में ही, थ्योरी से रिलेटेड है, छोटू सा, ये भी कोई हेफ्टी प्रॉब्लम नहीं है, बट स्लाइड चेंज कर रहे हो कुछ ऐसा बोला है कि एक स्फीयर है, एकदम डायरेक्ट, लेकिन बस दिखाने के लिए, एक स्फीयर है, ब्लैक एंड स्फीयर। ठीक है, हाँ, तुमने बोला कि ब्लैक एंड स्फीयर है, और ब्लैक एंड का मतलब ये हो कि भाई आप उसको ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट कर लो। ठीक है, मैंने उसका एमिसिविटी एब्जॉर्प्टिविटी जो भी है 1 ले लो। ठीक है, इसका रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, well it is at a temperature of 227 degree C. ठीक है, and it is placed, this blackened sphere is placed within a chamber with blackened wall maintained at 27 degree C. ठीक है,
ओके, ये एक ब्लैक एंड चेम्बर है, ब्लैक एंड चेम्बर, दिस इज मेंटेन एट 27 डिग्री सी. So a blackened sphere of radius 10 centimeter at a temperature of 227 degrees C is placed in a chamber with blackened wall maintained at 27 degrees C. Calculate the rate of loss of heat. The rate of loss of heat. Okay. तो ये एकदम डायरेक्ट है, लेकिन खाना बनता है तो बना देते हैं. ठीक है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट यहाँ पे क्या बोलना क्या चाह रहा है. ठीक है, जो हाँ नेट बेसिकली. ठीक है, मतलब जो लास्ट स्लाइड में हमने दो आइडियाज थे, उन दोनों आइडियाज को कंबाइन कर कि एट एनी टेम्परेचर बंदा एमिट भी करता है एंड बंदा एब्जॉर्ब भी करता है. ठीक है, absorbed power will be less in this case because absorbed power depends on the fourth power of the surrounding temperature which is smaller. ठीक है, and emitted power depends on its own temperature which is higher. So in this example the emitted power is greater than the absorbed power. So therefore जो net power है, rate of loss, rate का मतलब ये per unit time मतलब power पूछा है, लेकिन net को पूछा, तो net actually आप लिख सकते हो the emitted power minus absorbed power. This net will be the net lost power. ठीक है, ओके तो आपको ये करना, तो एकदम डायरेक्ट. तो यहाँ पे जैसे कि क्या आ जाता है सिग्मा, अच्छा हर जगह यहाँ पे ब्लैक एंड है तो एमिसिविटी एब्जॉर्बिविटी जो भी है सब वन. ठीक है, तो सिग्मा एरिया तो भाई इसी बंदे का आता है हर बार एरिया, तो एरिया हो गया ई या ए जो भी होगा एब्जॉर्बिविटी या एमिसिविटी वो बाहर गया. एक्सप्रेशन में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा T⁴ माइनस TH⁴. इसको बहुत जगह स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलता है कि सर नेट पावर इज सिग्मा ए ई इंटू T⁴ माइनस TH⁴. बहुत जगह इसको भी एक सिंपल फॉर्मूला बना दिया जाता है. ठीक है, लेकिन ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बेसिकली बाकी दोनों का कंक्लूजन है नेट. ठीक है, तो ये निकालिए तो आपको वो रेट मिल जाएगा. ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा. ठीक है, तो सिग्मा का वैल्यू अगर मैंने ये सब पुट नहीं कर रहा, चाहो तो पुट कर लेना. सिग्मा का वैल्यू आपको जनरली दिया रहेगा. ठीक है, रुक जाओ कहाँ पे दिया होता 5.7 × 10⁻⁸. ठीक है, सिग्मा दिया हुआ है 5.7 × 10⁻⁸. ये ऐसा ही में वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन ⁴. ठीक है, एरिया में वही 4πr², 10 सेंटीमीटर तो 0.01 मीटर होल स्क्वायर. ठीक है, इनटू अब ये वाला, ये अब केल्विन में कन्वर्ट करके तो उतना तो क्लियर है. हाँ, तो ये आ जाएगा 500 और वो आ जाएगा 300. ठीक है, तो 500⁴ माइनस, ओ माय गुडनेस. ठीक, सो 500⁴ तो 5, हाँ 100⁴ मतलब 10⁴ 28, 5⁴ माइनस 3⁴. अब बच्चों की तरह इसको सिंप्लीफाई करता है. ठीक, कुछ ना कुछ निकलेगा. जो निकलेगा दैट विल बी इन लाइक जूल्स पर सेकंड. इन लोगों ने फिर उसको कैलोरीज पर सेकंड में दिया हुआ, तो अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं. ठीक है, सो नेट पावर कैन बी ऑब्टेन्ड लाइक दिस. ठीक है, आपको नेट पावर इस तरह से मिल जाएगा. तो वो मैं कंप्लीटली करने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ ये तो सिंपल डायरेक्ट प्रॉब्लम. अब ये लेने का रीजन क्या है, बिकॉज दिस लीड्स टू समथिंग दैट वी कॉल द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. ठीक है, ओके, इसके ऊपर अभी बढ़ती प्रॉब्लम्स है यहाँ. ठीक है, इसके ऊपर एक बार देख लेते हैं. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, आइडिया क्या रहता है उसमें थ्योरी में, वो पहले बोल देते हैं. उसमें आइडिया ये रहता है कि सर अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम है, इफ डेल्टी मतलब किस किस के बीच में, द बॉडी एंड द सराउंडिंग्स, इनके बीच का टेम्परेचर अगर बहुत कम है, द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द बॉडी टेम्परेचर इटसेल्फ. ठीक है, बॉडी टेम्परेचर कंपैरिजन में टेम्परेचर डिफरेंस कम है. मतलब जैसे यहाँ पे अगर सराउंडिंग टेम्परेचर 27 है एंड बॉडी का टेम्परेचर लेट्स से 37, 10 का डिफरेंस. ठीक है, अच्छा जब डिफरेंस की बात करें मैं थिंक इन टर्म्स ऑफ केल्विन्स. ठीक है, तो मतलब डिफरेंस हो गया 10 केल्विन्स, लेकिन टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर बॉडी का जो है अगर वो 37 है, 37 प्लस वो कर लो 310. ठीक है, तो ऑब्वियसली 10 केल्विन इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू 310 केल्विन. ठीक है, तो इस सेंस में डिग्री से मत सोचिए, सोचना है तो केल्विन्स में सोचिए. ठीक है, सो इफ डेल्टी इन केल्विन्स इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर, आप इस फॉर्मूला को अप्रोक्सीमेट कर सकते हो. ठीक है, अप्रोक्सीमेशंस क्या आता है, अप्रोक्सीमेशंस ऑन पी नेट. ठीक है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करते हैं. ठीक है, और उससे पी नेट का फॉर्मूला ये आता है.
कुछ नहीं। बैठ के पीरियड का डेरिवेशन करना पड़ेगा। मेन चीज यह आता है द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर dq upon dt upon the rate of fall of temperature dt is proportional to the temperature difference itself। बीच में जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है एवरीथिंग वो भी डेरिवेशन करके देखना पड़ेगा, हमको भी याद नहीं रहता। मेन चीज यह आता है, ठीक है, अगर बॉडी हीट लूज करे तो उसका ऑब्वियसली टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये जो हम लोगों ने रेड बॉक्स में पुट किया, इसी लॉ पे अगर अप्रोक्सीमेशंस अप्लाई करते हैं, यू फाइनली कम टू दिस कंक्लूजन कि सर द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे टी डिनोट करता है बॉडी टेम्परेचर एंड स्मॉल टी डिनोट करता है टाइम, सो द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस इटसेल्फ। इसका मतलब स्टार्टिंग में अगर सराउंडिंग्स के साथ टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर रैपिडली फॉल करेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर विल बी रैपिड, ज्यादा हो। लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ बॉडी का एंड सराउंडिंग्स के टेम्परेचर का गैप कमते रहेगा तो टेम्परेचर रेट विल आल्सो स्लो डाउन कर जाएगा, ठीक है। ओके, सो बोलते कि पहले ज्यादा जल्दी ठंडा होने का ट्राई कर रहा है बॉडी, लेकिन as time passes, as the difference becomes small, the rate at which it tries to cool down, it becomes small, ठीक है। तो ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उसका मेन आइडिया ये रहता है, ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं, मेनली बिकॉज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में यह फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर इन्वॉल्व। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आप अप्रोक्सीमेट करके इसको लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। इट बिकम्स लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस, तो इससे इजी हो जाता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है। कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स जैसे इजी हो जाएंगे तो बस काम बन जाता है, तो लोग ऑफन ये प्रेफर करते हैं, ठीक है। ओके, हाँ, इन बिटवीन क्या हुआ, जो भी हुआ है वो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बॉडी का मास, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसको फिलहाल मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसके ऊपर कुछ डायरेक्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, रुक जाओ, अभी दिखा था वही दिखाता हूँ डायरेक्टली। अच्छा, कॉमन चीज जो यहाँ पे पूछते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग अगर ये है तो वहां से आप ग्राफ का निकालो, ग्राफ का वेरिएशन निकालो, डायरेक्ट पूछते हैं हर बार, ठीक है। दो तीन जगह वो दिया हुआ ग्राफ का बिहेवियर कि ग्राफ कैसे होगा, टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा बहुत जानना तो पड़ेगा, ठीक है। और प्रॉपर जो क्वेश्चंस होते हैं, रुक जाओ, यस, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, क्या आज को करेंगे, आज को टाइम निकल के करेंगे, कल वाला भी अपलोड नहीं हुआ, आज वाला भी अपलोड नहीं हुआ, ये भी रिकॉर्डिंग एक साथ करेंगे। हाँ, 8 बजे उस समय कुछ और ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अभी तो रेडिएशन और ये हो ही जाए, रेडिएशन और वो कैलोरीमेट्री, तो शाम को देखता हूँ विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन कुछ देखता हूँ। मैकेनिज्म मैं सोचा, मैं भी सोचा ये छोटे टॉपिक्स पहले खत्म करवा दीजिए, ठीक है। एसटीएम वेव से सब खत्म करते हैं, मैकेनिक्स फील्ड, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, जैसे ये इलास्टिसिटी एक बार, फिर ये एक एक दिन का टॉपिक है, कर दिए, बहुत बढ़िया बढ़िया, तो अच्छा है ना। जो तुम नहीं आता ना, शांत रहता है, उसमें से तो आके भूल भूल पकड़ करना शुरू करता है, भूल भूल काम का काम, ठीक। डेफिनेशन पढ़े, कोई टेंशन मतलब करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो रहता है, जो हम बोल रहे थे प्रॉब्लम लेने के लिए, वो ये रहता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे, जैसे कि एक रहता है कि सर वो ग्राफ के ऊपर दो तीन क्वेश्चन है, जैसे ग्राफ क्या होगा, तो एक बार यहीं से देख लेते फटाक से, तो किसी को बेसिक इंटीग्रेशन पता है तो यहाँ से पता ही है कि लॉग लॉग के टर्म से कुछ कुछ आने वाला है, ठीक है।
मतलब यहाँ इसको अगर एक बार अच्छे से लिख लो तो आपका एक्सप्रेशन ये बन जाता है माइनस डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के टी माइनस टी एस। जब टेम्परेचर डिफरेंस बोले मतलब विद सराउंडिंग्स, ठीक है। इसको रीअरेंज करोगे तो आपको ऑब्वियसली द बॉडी का टेम्परेचर क्या है जो है उसके वो टाइम के टर्म्स में आपको एक लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन मिलेगा, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल रादर, लॉगरिथमिक नहीं नेगेटिव एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर लेट से पहले टी नॉट था, बाद में कुछ एक टी है, ठीक है, ओके। और अल्टीमेटली मैंने एट इन्फिनिट टाइम बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा इक्वल टू सराउंडिंग टेम्परेचर। जब टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो जाएगा तभी ना हीट फ्लो बंद हो जाता है, नहीं जीरो टू टी, ठीक। तो ये करोगे तो आपका आएगा ln ऑफ टी माइनस टी एस माइनस के टी, और पुट कर लेना लिमिट्स टी नॉट टू टी, सो टी माइनस टी एस इक्वल्स टू टी नॉट माइनस टी एस। इतना इंटीग्रेशन आप लोगों को पता ही होगा, e टू द पावर माइनस के टी ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b ln ऑफ a बाई b। तो ये कर लो तो ये आ जाता है। तो बेसिकली इससे पता चलता है कि आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, जो बहुत देर हो जाएगा, ओनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स विल बिकम इक्वल, ठीक है, मैथमेटिकली। प्रैक्टिकल लाइफ में इक्विलिब्रियम, दिस थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश सून, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल होने के लिए बहुत टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली उसकी तरह। सो टी इक्वल्स टू टी एस प्लस टी नॉट माइनस टी एस। टी नॉट माइनस टी एस क्या समझाता है? द इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। टी नॉट इज द इनिशियल बॉडी टेम्परेचर। इफ यू प्लॉट टी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ग्राफ कुछ ऐसा आता है, लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंशियल, ठीक है। स्टार्टिंग में बॉडी का टेम्परेचर टी नॉट है, ठीक, सराउंडिंग टेम्परेचर टी एस। बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे कमते कमते नेगेटिव एक्सपोनेंशियली इट विल रीच टी एस बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, ओके। अच्छा, जैसे कहीं पे आप, ये तो बेसिक चीज है, ग्राफ अगर कहीं पे ऑप्शंस में दिए हैं कैपिटल टी वर्सेस स्मॉल टाइम, तब तुम्हारा ऐसे ग्राफ आएगा। अच्छा, कहीं पे बोलता है log ऑफ t माइनस टी नॉट log ऑफ t माइनस टी एस वर्सेस टाइम, तो वहां पे लीनियर ग्राफ आएगा, ठीक है। उन्हें ध्यान रखना, ठीक है, लॉग के टर्म्स में प्लॉट करने को बोलते हैं या सिंपल। तो यहाँ से ये बोल सकते हैं ये क्वेश्चन ही है, एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन है तो मैं स्टेटमेंट ना बोल के बस ऐसे ही दिखा दिया, ठीक है। मतलब मेन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ये अगर याद रहे, ये बॉक्स के अंदर जो पुट किया, ये अगर किसी को याद रहे तो ये उस समय बैठ के डिराइव भी कर सकते हैं बेसिक इंटीग्रेशन से। So you can take this as a separate problem itself, ठीक है, एक सेपरेट प्रॉब्लम की तरह ले लो इसको, ठीक है, कि आपको ग्राफ प्लॉट करना, प्लॉट द बॉडी टेम्परेचर वर्सेस टाइम व्हेन इट इज गेटिंग कूल्ड, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारी क्वेश्चंस है, अच्छा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जैसे, ठीक है, पाती बोला है एक बॉडी है, एक क्यूब है, हॉट क्यूब, उसका इनिशियल टेम्परेचर 60 डिग्री से, ठीक है, उसको मैं सराउंडिंग में रखा 30 डिग्री से, 30 डिग्री से एयर टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री से। तो बोला जा रहा है इट कूल्स डाउन टू 50 डिग्री सी इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में बॉडी का टेम्परेचर हो जा रहा है 50 डिग्री सी। सो स्टेटमेंट ये सुनिए, बॉडी a hot body kept in air at 30 degree C cools down from 60 to 50 degree C in 10 minutes, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है आफ्टर नेक्स्ट 10 मिनट्स इट्स टेम्परेचर विल बी, ठीक है, अब पूछा है आफ्टर नेक्स्ट 10 मिनट्स, बेसिक एकदम क्वेश्चन, मतलब फिर से बॉडी को देख रहा है, मतलब इस बार 10 इक्वल्स टू 20 मिनट्स, स्टार्टिंग से मेजरमेंट हो रहा है 20 मिनट्स पे, आप बोले कि इसका जो टेम्परेचर होगा टी डिग्री से लेट से, ठीक है, सेम सराउंडिंग में आपको जो टी डिग्री से टेम्परेचर होगा उसका ऑप्शन दिया है, इट्स टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 40 डिग्री से, लेस देन 40, मोर देन 40, नॉट डेफिनेट, ठीक है। तो आई होप क्लियर है कि एक्चुअली लेस देन 40 होगी, क्या होगा, कैसे समझना है आपको, इन लॉ ऑफ कूलिंग वाला आइडिया लगाना, इस ग्राफ से समझाओ तो ग्राफ से समझा सकते हो क्या कि सर टाइम के साथ जो रैपिडिटी है दैट डिक्रीजेस, हाँ द रैपिडिटी डिक्रीजेस, रैपिडिटी ऑफ फॉलिंग। तो फर्स्ट 10 मिनट्स में गैप इतना हुआ है, नेक्स्ट 10 मिनट्स में गैप कम हुआ है, उसके और नेक्स्ट 10 मिनट्स में
गैप और कम हुआ है, गैप समझो, गैप, ठीक है। तो फर्स्ट 10 मिनट्स में द गैप इज 10 डिग्री सी, नेक्स्ट 10 मिनट्स में द गैप विल बी लेस देन 10, माने 40 से ज्यादा। और बोली तो लेस देन 40 बोली था उससे बोलते, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल बात है, जो t डिग्री सी होगा इट विल बी एक्चुअली ग्रेटर देन 40 डिग्री सी, लेस देन 50 डिग्री सी, ठीक। कूल डाउन किया है लेकिन 40 से ज्यादा किया, क्यों? फर्स्ट 10 मिनट्स में टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा, नेक्स्ट 10 मिनट्स में टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, डिफरेंस विल बी स्मॉल, ठीक है ना। बात समझिएगा, मैं यहीं पर अगर दिखा दूं इसी डायग्राम में, ये 50 था, 50 से नहीं सॉरी 60 था, 60 से 50 हुआ, ये 50 से 40 नहीं हो पाया, 40 लेट से नीचे में कहीं पे, ठीक है। ये चीज समझो, ठीक है, ओके। तो दिस इज हाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वर्क्स, ठीक है। मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ये एक बहुत अच्छा एक कंक्लूजन है जो आप इजीली मतलब ऐसे प्रॉब्लम लेके समझ सकते हो, ठीक है। बस ये जान के रखिए, ओके। जो भी टेम्परेचर आफ्टर नेक्स्ट 10 मिनट्स इट इज ग्रेटर देन 40 डिग्री, ठीक है। ये एकदम डायरेक्ट था, इसमें कुछ नहीं है। अब लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं जहाँ पे क्या एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। अब बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स होंगे लास्ट में जो कैलोरीमेट्री और कंडक्शन मिला के होंगे, ठीक है। कैलोरीमेट्री में अभी लेना नहीं चाह रहा, ये कुछ करवा दो फिर ना, लेटेंट हीट चाहिए ना, हाँ, ओके। दिस वन, ये सबसे कॉमन टाइप, देख लो तो और भी इस तरह कुछ टाइप है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे दिस वन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। कूलिंग पे आते तो यही देते हैं वो लोग, फिलामेंट ना ग्राफ, अब बाकी है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व के ऊपर माइनस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये लेते हैं फिर डिस्प्लेसमेंट में जाते हैं। ए हुआ, ये बेसिकली एक लॉजिकल बस ये था। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जहां पे एक्चुअली आपको टेम्परेचर पूछेंगे बट वहां पे बैठ बैठ के तुम एक्सपोनेंशियल अप्लाई तो नहीं करोगे, वहां पे पीपल यूज एन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। माने अप्रोक्सीमेशन क्या, अप्रोक्सीमेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ऑलरेडी अप्रोक्सीमेट फार्मूला है, उसका भी लोग अप्रोक्सीमेशन करते हैं, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स ऑफ दिस टाइप। यहाँ पे ये बोला है अ बॉडी कूल्स, लिख लो तुम, बॉडी कूल्स इन 7 मिनट्स फ्रॉम 60 डिग्री सी टू 40 डिग्री सी, body cools in 7 minutes from 60 degrees C to 40 degrees C in a surrounding temperature of 10 degrees C. In a surrounding temperature of 10 degrees C. What will be its temperature after the next 7 minutes? What will be its temperature after the next 7 minutes? Next 7 minutes, 40 minutes. तो यहाँ पे एक्चुअली लोग क्या यूज करते हैं, लोग बोलते हैं कि सर अच्छा सराउंडिंग टेम्परेचर क्या बोला 10 डिग्री 10 डिग्री के एनवायरनमेंट। अच्छा कीप इन माइंड इन ऑल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, सराउंडिंग्स जो होता है इट इज लाइक अ रिजर्वॉयर, वहां पे हीट रिलीज करे, इसका मतलब ये नहीं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फॉर ऑल दिस प्रॉब्लम्स वी एज्यूम कि सराउंडिंग इज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर थ्रू द एंटायर प्रॉब्लम। अच्छा यहाँ पे यूज क्या करना है, यही वाला dt अपॉन dt रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इक्वल्स टू k टाइम्स द टेम्परेचर डिफरेंस। अब बात है डिफरेंशियल फॉर्म में यूज करना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो आपको इंटीग्रेशन में जाना ही पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल आएगा। तो लोग इसका हाँ एक जनरल फॉर्मेट कर लेते हैं, अलजेब्रिक फॉर्मेट। लोग बोलते हैं सर रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर को आप ऐसे पकड़ो, ठीक है, ओवर अ टाइम इंटरवल, इट्स ओवर टाइम t1 टू t2 मैंने t2 मिनट्स t1 मिनट्स के टाइम इंटरवल, तो इसको लोग क्या लिखते हैं सर t2 माइनस t1, ये बन गया dt के यहाँ पे, dt जो हो गया ये बन गया बॉडी का टेम्परेचर कितना डिक्रीज किया। अच्छा माइनस को हम लोग अंदर में ले लेते हैं, मतलब इसके लिए न्यूमेरिकली पॉजिटिव, तो प्रथम है हाई टेम्परेचर और ये लो टेम्परेचर, अंडरस्टैंड। t2 is referring to later on, one is referring to earlier on,
अर्ली ज्यादा टेम्परेचर है, बाद में ही कम, तो माइनस को एब्जॉर्ब कर लो तो ऐसा हो जाएगा। नहीं तो अगर माइनस को नहीं लिखते तो आपको लिखना पड़ता कैपिटल T2 माइनस कैपिटल T1 इज इक्वल टू K टाइम्स टेम्परेचर डिफरेंस। अब यहाँ पे मेन पड़ा टेम्परेचर डिफरेंस किसके साथ, विद सराउंडिंग्स। अब टेम्परेचर डिफरेंस क्या लोगे ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, बॉडी का टेम्परेचर तो वैरी किया है ना, T2 से T1 से T2 हुआ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करूँ ओवर द फर्स्ट 7 मिनट्स, तो मैं क्या लिखूंगा सर, डिनोमिनेटर में 7 मिनट्स, न्यूमरेटर में क्या होगा 60 माइनस 40, ठीक है, इक्वल्स टू K टाइम्स टेम्परेचर डिफरेंस विद सराउंडिंग्स। सराउंडिंग का जो टेम्परेचर 10 डिग्री सी है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर क्या लूंगा, डिफरेंस तो चेंज हो रहा था ना ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, इसलिए तो डेरिवेटिव इज मोर एक्यूरेट। हम तो ये एवरेज फॉर्मेट में ला दे रहे हैं ना, तो ये तो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोग यूज करते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं सर ये जो बॉडी का टेम्परेचर चेंज किया ना, इसका एवरेज वैल्यू, ठीक है, टेक द एवरेज वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू कैसे निकलता है, T1 प्लस T2 बाई 2 मैथ्स एवरेज माइनस TS। तो एक्चुअली तुम क्या बोलोगे सर, यहाँ पे 60 40 उसका एवरेज कितना 50, 50 माइनस, ठीक है, ओके। तो यहां से क्या मिला तुमको, यहां से कुछ मतलब लाइक सॉर्ट ऑफ K का वैल्यू भी बोल सकते हो मिला। अब वो K का वैल्यू फिर से तुम यूज करोगे फॉर दिस सेटअप, ठीक है। तो ये पहली बार हुआ, ठीक है, फॉर द फर्स्ट 7 मिनट्स, फर्स्ट 7 मिनट्स। अब नेक्स्ट 7 मिनट्स के लिए फिर से अप्लाई करना, ठीक है। तो वहां से उसके साथ इसका रेशियो ले लो तो K कट जाएगा, या K को सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। तो ये कितना है 20/7 इक्वल्स टू 40K, তাই তো, हाँ 20/7 को 40K, 1/14 আসছে, है ना। अब सेकंड वाले में क्या होगा, मतलब नेक्स्ट 7 मिनट्स, इसमें से फिर सेम चीज T2 माइनस T1, ये 7 मिनट्स, टेम्परेचर कितना हुआ 40 माइनस T, ये हमको T हमको नहीं पता है, 80 निकालना है, ठीक है। एंड K टाइम्स K ऑलरेडी पता है, 40 माइनस T उसका एवरेज, तो 40 प्लस T बाई 2 माइनस कितना 10, ले लो, ठीक है। अब तुम कर लो, K को 1/14 पुट करोगे तो एक एक करके रीअरेंज करके अब निकालो। K को 1/14 पुट किए तो 7 2, 80 माइनस 2T इक्वल्स टू 40 प्लस T माइनस 20/2, तो लाइक वो पिजोरा 2 ছিল তো यस, ও মামা, तो 28160 minus 40 plus 40 minus 20 is 20 plus 10, 4 plus 1 5T, 5T equals to 180 and 90 is right, 5T 5T equals to 90, ताजा कैलकुलेशन की 160 minus 40 equal to 20 plus T. 20 plus T, Minus. না यार 2 টাকে তো মাল্টিপ্লাই করি তো 160, আরে 2 ছিল তো মানে k টা তো 1/14 হবে না। हाँ तो 7 এর সাথে একটা 2 তাহলে ওটা 80 minus 2t হলো। আর এই हाँ तो K টা ছিল 1/14, হ্যাঁ এই 2 টাকে করে গিয়ে এখানে 80 হয়েছিল, হ্যাঁ আর এবার ভিতরে 2 টা গিয়ে তো 160 হলো, আচ্ছা হ্যাঁ तो 2 আর পড়ে থাকলো না তো, সরে গেছে তো, হ্যাঁ আচ্ছা আমি ওই স্টেপটা দেখছি स्टेप जम हो गया, ठीक है, क्लियर है ना, হ্যাঁ होता है कोई नहीं, ठीक है। मैंने एक 2 के कारण हुआ 80, फिर भीतर वाले 2 के कारण हुआ एलसीएम लेके फिर 160, फिर 5t equal to 5T इक्वल्स टू 180 ना 140, तो 140/5 कितना आएगा 228 डिग्री से। तो हाँ मतलब पहले 7 मिनट्स में 20 का गैप है, नेक्स्ट 7 मिनट्स में 20 का गैप नहीं है, इस बार 12 का गैप, ठीक है। तो वो चीज़ हाँ देखिए है कि गैप इज डिक्रीजिंग, मींस फॉलिंग लेस रैपिडली, फॉल कर लेकिन लेस रैपिडली। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स ही कॉमन है, इसकी इस तरह का भर्ती प्रॉब्लम्स है, इसमें मतलब ये करना पड़ता है कि इसमें आप डेरिवेटिव यूज नहीं कर सकते, डेरिवेटिव यूज करोगे व्हेनेवर दे रिक्वायर्ड अ फंक्शन या एक्सपोनेंशियल में समझ में आ रहा है कि कैलकुलेट करना है, अगर नहीं तो आप इससे से एवरेज लेके इस तरह से आइडिया ला के करते हो, ठीक है, ओके, दिस वर्क्स, दिस गिव्स एन अप्रॉक्सीमेट आइडिया। हाँ मतलब क्या करके, अच्छा फर्स्ट वाले में
अच्छा तो वो ओ अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें भी एग्जैक्टली यही है, एग्जैक्टली आ गया। वाह। अच्छा ये फैक्टर कट जाएगा एक्चुअली, ओ अगर तुम डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज करते तो हाँ ठीक, मैं लॉग फॉर्म में रख रहे थे और फिर लॉग को क्या अप्रोक्सीमेट कर रहे थे कि छोड़ दे रहे थे? लॉग मतलब ये वाले फॉर्मेट ना। अच्छा हाँ, नहीं मैंने मेन चीज वही कि केटी वाला फैक्टर एक्चुअली कट जाएगा। ठीक है, मतलब वो फैक्टर कभी रहेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट 7 मिनट्स और नेक्स्ट टाइम में भी नेक्स्ट 7 मिनट्स ही बोला, नेक्स्ट टाइम भी जो गैप है वो 7 मिनट्स का। तो हाँ हाँ, यहाँ से भी आ ही जाएगा। ठीक है, ओके फ्रॉम दिस पार्ट। ओके ठीक है, बढ़िया है। तो ओके, तो मतलब दिस विल वर्क फॉर एवरी केस, मतलब वो इक्वल टाइम इंटरवल रहे ना रहे, ठीक है, मतलब आप इस तरह से कर सकते हो। अगर लॉग में नहीं जाना है तो, या तो नहीं तो कोई बात नहीं, वो लॉग वाला फॉर्मेट ट्राई मार के देखना। ठीक है, कहीं पे एक्सपोनेंशियल आ गया तो दैट में बिकम कम्बर्सम। ठीक है, तो इसीलिए जनरली एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट अवॉइड करने के लिए लोग ये करते हैं। ठीक है, नहीं तो वो लॉगरिथमिक फॉर्मेट में ही कर यू कैन स्टिक टू इट। স্যার এই অ্যাভারেজটা আমরা মানে এই জন্য করছি যে ডেল্টির সাথে ওটা ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল আছে, प्रोपोर्शनल हाँ, ওই জন্য অ্যাভারেজ নিতে পারছি। ले सकता हूँ। मतलब उधर लीनियर बिहेवियर है तो आप एवरेज लेके वहीं से आप डिफरेंस लेके স্যার जाओ। ওইটাতে হতো ना এই फोर्स অন ওয়াল ডিউ टू लिक्विड। हाँ हाँ, मतलब एक लीनियर फंक्शन है तो आप उसको हाफ से कर सकते हो। तो एक लीनियर फंक्शन है, लीनियरली वेरी कर रहा है रेट, तो आप हाफ से कर लो, गिव द सेम थिंग ऑल ओवर अगेन। अच्छा तो ये न्यूटन ऑफ कूलिंग के टाइप में हुआ। ठीक है, और और क्या है, तो न्यूटन ऑफ कूलिंग पे है। एंड देन वी हैव दिस थ्योरी डिस्प्लेसमेंट, वाइज डिस्प्लेसमेंट। तो वो वाला भी देख लेता हूँ, उसका भी कुछ एक था, तो ग्राफ और ये सभी रहता है। ओके, बाप रे, मतलब पहले थ्योरी बता दो। थ्योरी ये रहता है कि वेल वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। एक तो क्वेश्चन उस कर्व पे ही है, मतलब डायरेक्टली उस कर्व पे उठा के पूछ दिए। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व थ्योरी में ये एक पार्ट रहता है कि सर जब कोई भी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एमिट कर रहा है, ठीक है, इट एमिट रेडिएशंस इन डिफरेंट वेवलेंथ्स। ठीक है, एंड डिफरेंट वेवलेंथ्स में डिफरेंट एनर्जी कंटेंट होगा। आज हो सकता है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के थ्रू ज्यादा एनर्जी एमिट हो रहा है, एक दूसरे वेवलेंथ में कम एनर्जी एमिट हो रहा है, तो दैट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो अगर हम लोग ग्राफिकली देखते हैं तो एक बहुत यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन आता है। मतलब फॉर ऑल ब्लैक बॉडीज इन योर सराउंडिंग्स आपको हर बार डिस्ट्रीब्यूशन वही मिलेगा। तो लोग इसको एक सेपरेट टॉपिक करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आइडिया ये रहता है, if you basically measure the intensity or the energy contribution per wavelength, unit wavelength, तो different wavelength पे contribution ऐसा मिलता है। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ। ठीक है, मतलब इफ यू गो फॉर स्मॉलर वेवलेंथ्स, मतलब हायर फ्रीक्वेंसी, तो उनका इंटेंसिटी कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ से जब निकल रहा है तो कुछ H nu 1 में भी कुछ फोटॉन्स निकल रहा है, मतलब क्वांटम थ्योरी के टर्म से बात करूँ, H nu 2 में भी कुछ फोटॉन्स निकल रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंट कंट्रीब्यूशन। हम लोग जो पावर एमिटेड का बात करें दैट इज अ टोटल पावर। ठीक है, वो टोटल पावर है, लेकिन टोटल पावर के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग इस ग्राफ के थ्रू स्टडी करते हैं। सो डिफरेंट वेवलेंथ्स में डिफरेंट एनर्जी कंट्रीब्यूशन रहता है। हायर वेवलेंथ्स ले लिए, हायर वेवलेंथ्स होने वेरी लो फ्रीक्वेंसीज, उसका भी कंट्रीब्यूशन कम है। एंड स्मॉल वेवलेंथ्स मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, उसका भी कंट्रीब्यूशन कम। बीच में किसी वेवलेंथ का हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन होता है ना, हाईएस्ट एनर्जी कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, तो बोलता है कि स्टार्स का जो कलर होता है, द कलर इज डिसाइडेड बाय दिस वेवलेंथ, जिसका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम। ठीक है, सो फॉर सम वेवलेंथ द इंटेंसिटी कंट्रीब्यूशन इज मैक्सिमम, आई मैक्स। ठीक है, और ऑब्वियसली पूरा चीज देख रहा है तो पर्टिकुलर टेम्परेचर टी केल्विन से, अब पर्टिकुलर केल्विन टेम्परेचर पे ये पूरा ग्राफ देख रहा हूं। ठीक है, तो देखा यह आता है एज टेम्परेचर चेंजेस, एज टेम्परेचर चेंजेस, अब ब्लैक बॉडी के एक डिफरेंट टेम्परेचर में मेंटेन की, लेट्स से इट्स इन इक्विलिब्रियम बट एट अ न्यू टेम्परेचर, तो देखा जाएगा ये लैम्डा एम चेंज कर जाता है। इनफैक्ट देखा जाता है कि लैम्डा एम इंटू टी इज एक्चुअली कांस्टेंट, उसको बोलते हैं वाइन्स कांस्टेंट। उसका भी अपना एक वैल्यू होता है।
तो वो कहीं पे यूज नहीं हुआ, पूछा नहीं फिलहाल, ठीक है। तो वो नहीं, बस इतना। तो मेन चीज होता है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिस लैम्डा इज एक्चुअली लाइक इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है। ओके, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैम्डा कमेगा, टेम्परेचर कमाओगे तो लैम्डा बढ़ेगा। लैम्डा बार बार क्या है, इट्स द वेवलेंथ एट व्हिच इंटेंसिटी कंट्रीब्यूशन इज मैक्सिमम एंड दिस वेवलेंथ डिसाइड्स द कलर, ठीक है। तो बोलते हैं कि सन ऑरेंज या येलोइश क्यों दिखते हैं, कि उसके आसपास जो वेवलेंथ है उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सन का आता है, ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के ऊपर कंप्लीटली सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। बोलते हैं कि सर एक रॉड को जब आप गर्म कर रहे हो, मेटलर्जिकल सैंपल, ठीक है, तो वहां पे जब वो रेड हॉट से व्हाइट हॉट होता है तो आइडिया ये रहता है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस लैम्डा एम जो है वो रेड से ब्लू की तरफ शिफ्ट करे, ठीक है। दैट गिव्स यू द अपीयरेंस ऑफ व्हाइट हॉट, रेड हॉट से व्हाइट हॉट, ठीक है। तो ये बोलता है, इसलिए बोला जाता है कि ब्लू हॉट अगर हो गया तो दैट इज हॉटर देन रेड हॉट, ठीक है, क्योंकि ब्लू हॉट कॉरस्पॉन्ड्स टू हायर टेम्परेचर, ठीक है। इनफैक्ट लोग ऐसे करके समझाते हैं कि हायर टेम्परेचर पे ये ग्राफ, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन ग्राफ एक्चुअली कैसा होगा, एट अ हायर टेम्परेचर द ग्राफ वुड लुक लाइक दिस। The peak will shift towards this side. So at higher temperature, हाँ, it shifts to lower wavelengths, मतलब higher frequencies. तो अगर ये T1 केल्विन है, but T1 is greater than T, हाई टेम्परेचर हुआ, हायर फ्रीक्वेंसीज की तरफ जाए, हायर फ्रीक्वेंसीज मतलब लोअर वेवलेंथ्स, तब लैम्डा एम विल चेंज, मतलब ये रेड है तो ये ब्लू है, ऐसे करके मैं उल्टा कर देता, ठीक है। तो रेड हॉट टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर, ब्लू हॉट या व्हाइट हॉट टेक्स प्लेस एट अ हायर टेम्परेचर, ठीक है। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस लैम्डा एम डिक्रीजेस, दे हैव अ इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो कुछ बेसिक गाइडलाइंस होता है कि इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, पूरा का पूरा ग्राफ थोड़ा ऊपर उठ जाएगा बिकॉज द एरिया अंडर द ग्राफ मस्ट इंक्रीज, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये रहता है कि इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया है, एरिया अंडर द ग्राफ डिनोट्स टोटल एमिटेड पावर, एरिया अंडर ग्राफ इज प्रोपोर्शनल टू टोटल एमिटेड पावर, उसके प्रोपोर्शनल है। तो ऑब्वियस बात है हायर टेम्परेचर पे हायर पावर एमिट होना चाहिए, हायर टेम्परेचर पे हायर पावर एमिट होना चाहिए, ये पता चलता है स्टीफन लॉ से, वो जो अभी फॉर्मूला देखे। तो अगर हायर टेम्परेचर पे हायर पावर एमिट हो रहा है तो नेट एरिया भी बढ़ना चाहिए। तो बोलते हैं कि ये जो कर्व है, ये कर्व थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है एट हाई टेम्परेचर, ताकि अंदर का एरिया बढ़ जाए, ठीक है। तो पहला चीज होता है व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर द कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड, साथ ही साथ वो पीक साइड में शिफ्ट करता है टुवर्ड्स द लेफ्ट, द पीक शिफ्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट मीन टुवर्ड्स हायर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। सो टू थिंग्स हैपन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब जैसे कुछ एकदम मैंने पाकी चीज ही पूछ ली एकदम डायरेक्ट कि सर लैम्डा एम किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंडेंट, टू दी पावर 4 डिपेंडेंट, टू दी पावर -1 डिपेंडेंट, तो डायरेक्ट है, पर आपको इस थ्योरी जान कुछ करना ही नहीं, इस तरह प्रॉब्लम। और एक था, रुक जाओ, क्या बोले, ब्लैक बॉडी कर्व में ये था, रुक जाओ, लिखो, क्वेश्चन लिखो, two bodies A and B, two bodies A and B, capital A and capital B, have thermal emissivities, वही स्मॉल ई का वैल्यू, have thermal emissivities of 0.01 and 0.81 respectively, have thermal emissivities of 0.01 and 0.81 respectively. The outer surface areas of the bodies are same, and they also emit same total radiant power,
and they also emit same total radiant power. Full stop. अब the wavelength lambda b, lambda suffix b, the wavelength lambda b corresponding to maximum spectral radiancy, corresponding to maximum spectral radiancy, मतलब भाई किस wavelength पे maximum intensity होता है, तो wavelength lambda b correspond to जो maximum spectral radiancy in B's radiation, in B apostrophe S, B's radiation is different from that of A by 1 micrometer. First of all, find the temperature of B and wavelength lambda b. Find the temperature of B and wavelength lambda b if temperature of A is. Find the temperature of B and wavelength lambda b if temperature of A is 5802 kelvins. 5802 kelvins. प्रे ठीक है, आंसर इन लोगों का बहुत अच्छा है, ट्राई करो, मे भी हो सकता है 5802 केल्विन्स. ठीक है, गो थ्रू द क्वेश्चन, पढ़ो. पहले एमिसिविटी दिया है 0.01 0.81, सेम आउटर सरफेस एरिया है, सेम टोटल रेडिएंट पावर है. ठीक है, लैम्डा बी और उधर लैम्डा ए, दोनों का जो मैक्सिमम ये है उनके बीच का गैप है 1 माइक्रोमीटर म्यू एम. अब पूछा वेवलेंथ लैम्डा बी एंड टेम्परेचर निकालो. टेम्परेचर ऑफ ए इज 5802 केल्विन्स. बैक टू दिस प्रॉब्लम में बोला था दो बॉडीज हैं, दोनों का थर्मल एमिसिविटी, एक का ई लिखता हूँ 0.01, ईबी 0.81 रेस्पेक्टिवली. दोनों का एरिया सेम है, दोनों बॉडीज सेम पावर एमिट करते हैं, तो इसका पी, इसका पी सेम. पी अगर सेम है मतलब टेम्परेचर ऑब्वियसली डिफरेंट. पहले पी का एक्सप्रेशन लिख लो, सिग्मा ए ई टी टू द पावर 4 सिग्मा ए ई टी टू द पावर 4. ई दोनों का डिफरेंट है, ठीक है, टी दोनों का डिफरेंट है, एरिया सेम है, सिग्मा सेम है. चलो ये एक रिलेशन मिल रहा है. और बोला हुआ है कि सुन रहे थे, मतलब ये बस ऐसे सॉल्यूशन स्टार्ट ही हुआ था. केवल टू बॉडीज हैविंग टू डिफरेंट एमिसिविटीज बट सेम पावर एंड सेम एरिया, तो पावर का एक्सप्रेशन लिखो, वहां से दोनों के बीच में कुछ रिलेशन मिलेगा. यू विल गेट दैट द एमिसिविटी मल्टीप्लाइड विद टेम्परेचर टू द पावर 4 इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम. ठीक है, एक मिनट. सेकंड बोला हुआ द shift from the wavelength, the wavelength correspond to maximum spectral radiancy in B and A, उनके बीच का डिफरेंस है 1 माइक्रोमीटर. ठीक है, मतलब B के लिए लैम्डा एम अगर लैम्डा एम बी है, ठीक है, लैम्डा बी लिखते हैं, ये मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए. एंड A के लिए अगर ये है, दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 माइक्रोमीटर. 1 माइक्रोमीटर. अब हमको पता है लैम्डा m into t is actually constant मतलब universal constant. It's same for all kind of black bodies, all kinds of bodies with whatever surface.
ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज बोल सकते हो कि सर एमिसिविटी अगर बी का ज्यादा है, बी हैज अ हायर एमिसिविटी, तो उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए तभी इक्वालिटी होल्ड करेगा, ठीक है। सो टी बी इज स्मॉल, ठीक है, टेम्परेचर कम हो मतलब वेवलेंथ ज्यादा है, तो लैम्डा बी इज ग्रेटर कंपेयर टू लैम्डा ए, के बीच का डिफरेंस है 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। लैम्डा बी निकालना है, ठीक है, तो लैम्डा बी तो ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है, सॉरी लैम्डा बी बोल, ठीक है। आपको दिया हुआ टेम्परेचर ऑफ ए, टी ए दिया हुआ, यहाँ से आप पहले तो टी बी निकाल लो, ठीक, टी बी आ जाएगा टी ए ई ए बाई ई बी फोर्थ पावर, ठीक, तो टी ए था आपका कितना 5802 केल्विन्स बाई ई बी अपन ये वो तो समझ में ही आ रहा है, वो सही 81 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना 1 है ना, हाँ 527.34 कितना केल्विन्स, और फिर इसको प्लग इन कर सकते हो आप कहाँ पे, टेम्परेचर के टर्म्स में 1 माइक्रोमीटर आपको ये दिया हुआ है टेम्परेचर, लैम्डा बी, लैम्डा बी इंटू टी इज कांस्टेंट, तो आप बोल सकते हो सर लैम्डा बी इंटू टेम्परेचर मतलब टी बी इक्वल्स टू लैम्डा बी इंटू लैम्डा ए इंटू टी है। अब ये दोनों पता तो उनका रेशियो सब कुछ पता है आपको, ठीक, ये डेटा दिया हुआ है और तुमने ये यूज किया, बेसिकली अब ये क्या है टी बी टी सब पता है, यहाँ से लैम्डा बी निकल गया, ठीक है, लैम्डा लैम्डा बी लैम्डा का रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है, लैम्डा बी विल बी इक्वल्स टू लैम्डा ए इंटू टी ए बाई टी बी, टी ए बाई टी बी, टी ए बाई टी बी विल बी बेसिकली 3, ठीक, टी ए बाई टी बी, हाँ 3 हो गया, टी ए तो यहाँ से लैम्डा मिल गया, तो डिफरेंस 1 है, तो एक एक करके आ जाएगा, ठीक, देयरफॉर 2 लैम्डा equals to 1, lambda is 0.5, lambda b is, ঠিক আছে কিছু বাইনামিয়াল করতে হচ্ছে না তো, স্যার আমি ওটা মানে ইভি ভ্যালুটা না বসে আমি ক্যালকুলেট করছিলাম, ও তাই না, ডিফারেন্স নিচ্ছিলাম তখন মানে এটা কাটেনি আমার, আমি ভাবছি লাস্টে ভ্যালু বলবো। চাপ হয়ে যাবে। तो ये तो दिस वाज लाइक एप्लीकेशन ऑफ वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वो जो लैम्डा m into t is constant, उसका एप्लीकेशन, उसको वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं, ठीक है, जो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैम्डा में डिस्प्लेस करेगा बस ये, तो उसका एप्लीकेशन स्टीफेंस लॉ का एप्लीकेशन, ये दोनों को मिला के प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं, ठीक है? तो दिस इज लाइक अ क्विक रिवीजन ऑन रेडिएशन, ठीक है, क्वेश्चन में इस तरह का कुछ रहता है, सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स हीट आ जाता है, 3 क्वेश्चन कभी आ जाता है, 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, স্যার এখনকার অত ব্যালেন্স তো আসছে না, হ্যাঁ অন্য কিছু হয় না, তো অতগুলো পেপার সেট তো কোনো একটা সেটে হতে পারে, তো बैठ लेवल কোনো একটা सेट में 2-3 चैप्टर से कुछ दिया ही नहीं, अभी बैलेंस नहीं आता, मेन चीज़ है पढ़ के जाओ, सभी टाइम निकाल के, अप्रैल मई तक तो आपके पास बहुत टाइम है, तो सब पूरा सभी कर लो अच्छे से, एक तो इधर होगा फिर दूसरा, अगर 4 हो तो लास्ट तक तो उधर चलेगा ना अप्रैल मई तक, ठीक है, তারপরে যদি এবার আবার লকডাউন হয়ে যেত আরো लॉकडाउन ना हो तो एक तो एदी ओदी करते हो रहे 1 मास एदी ओदी, क्या देखते हैं, उम्मीद करना अच्छी बात होती है, कुछ ना हो, ओमिक्रॉन का तो 1 महीने से देख रहा हूँ कुछ उतना सीन हो नहीं रहा है कुछ, 200টা কেস আছে এখন, हाँ मतलब लेकिन वो तो कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब पता नहीं, बोलना नहीं चाहिए, डोंट जिंक्स इट, नो नो नो, ठीक है भाई, लाइक वो बैच एकदम नष्ट हो गया, हाँ तो इसके बाद ना कैलोरीमेट्री का ले लेते हैं कुछ, ठीक है, बेसिक्स रिवाइज करने के लिए,
रुक जाओ, कहाँ गया? नहीं, मेंस में नहीं, एफजी में। मेंस लास्ट ईयर से वो पूरा बोर्ड सिलेबस ही ये किया, बट मतलब थियोरेटिकली वो लोग अपने ब्रोशर में नहीं दिए, लेकिन लास्ट 2 साल से जब से बोर्ड वाला खत्म हुआ तब से ट्रांजिस्टर कम्युनिकेशन आना बंद हो गया, यही नहीं रहा। डब्ल्यू में हाँ, वैसे छोटा छोटा इस तरह। हाँ, ये छोटा छोटा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक थोड़ी। हाँ तो वही एक ही टाइप ऑफ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उस टाइम में 2-3 तरह का ही प्रॉब्लम होता है और कुछ वेराइटीज में नहीं होता। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? सो कैलोरीमेट्री के लिए एकदम बेसिक प्रॉब्लम था कि कैलोरीमेट्री की जस्ट रिवीजन, बेसिक से रिवीजन। किस चीज़ का? क्या? कैलोरीमेट्री माननी चाहिए इसको। मेजरिंग हीट, मेजरमेंट ऑफ हीट। हाय भगवान, छी, छी, छी। कोई बात नहीं, वो जान के कुछ फायदा भी नहीं होने वाला। कैलोरी का मीनिंग क्या है? ये लिखो, a lead bullet, a lead bullet just melts when stopped by an obstacle. A lead bullet just melts when stopped by an obstacle. Full stop. Assuming that 25% of the heat assuming that 25% of the heat is absorbed by the obstacle, comma, find the velocity of the bullet, find the velocity of the bullet if its initial temperature is 27 degrees C. Find the velocity of the bullet if its initial temperature is 27 degrees C. 27 degrees C. Full stop. Given the melting point of lead is 327 degrees C. Is 327 degrees C, comma, specific heat capacity of lead is 0.03 calories per kg degree C. Calories per kg per degree C. Per kg. Yes. And latent heat of fusion of lead is 6 calories per kg. Latent heat of fusion का मतलब है latent heat capacity actually. बाप रे, सो ऐसा ऐसा कुछ कुछ दिया हुआ। सर मास লাগবে না লেড বুলেটের velocity দিয়েছে না? ভেলোসিটি দেয়নি ভেলোসিটি বার করতে হবে না না, velocity জিজ্ঞেস, আমি ওটাই বললাম, velocity জিজ্ঞাসা করেছে না, হতে পারে মাসটা কেটে যাবে, মানে কিউ এর যখন স্পেশালি वो হিট একটা মাস আছে আর হাফ এম ভি স্কয়ার এর মাস, হাফ এমবি তো মিনিমাম মাসটা কেটে যেতে হবে, মাসটা সেটা ধরে। ठीक है,
तो बेसिकली इसके लिए जो लोग को पता है ट्राई करना चाहो करो, अगले का रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। कि थ्योरी क्या रहता है, फटाफट बोलता है कि सर कोई एक बॉडी है जिसका मास m है, उसका टेम्परेचर T डिग्री सी, ठीक है। कुछ हीट सप्लाई करने पे उसका जो टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, लेट्स से टेम्परेचर चेंज हो T प्लस डेल्टी डिग्री सी तक, ठीक है। तो कुछ हीट सप्लाई पे जो टेम्परेचर चेंज होगा, दैट टेम्परेचर चेंज एंड दिस हीट कैन बी इंटररिलेटेड फॉर द बॉडी, फॉर द सॉलिड बॉडी, ठीक है। तो देखा जाता है दिस Q इज एक्चुअली इक्वल्स टू, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज m c डेल्टा, जो भी हीट सप्लाई दिया हो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर चेंज, ज्यादा हीट दोगे ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा, एंड इट्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन द मास, मास ज्यादा होगा तो तुमको ज्यादा हीट सप्लाई देना ही पड़ेगा, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड द चेंज इन टेम्परेचर, एंड जो एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है दैट इज C, ठीक है। C is the specific heat capacity of the material, but inherent property of the material, specific heat capacity of material, okay। तो Q equals to MC delta कॉमन फॉर्मूला यूज किया था, बहुत लोग M into C को कंबाइन करके और एक चीज लिखते हैं हीट कैपेसिटी H डेल्टा, specific heat capacity is a property of the material, heat capacity is a property of the body, मतलब हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या है, C के साथ M मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो M मतलब फॉर अ गिवन बॉडी, मतलब एक प्रॉब्लम जो तक चल रहा है तब तक बॉडी का मास तो नहीं बदलता है जनरली ना, ठीक है। तो फॉर अ गिवन प्रॉब्लम, फॉर अ गिवन सिस्टम H इज एक्चुअली कांस्टेंट, लेकिन H इज नॉट अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सर एनसीटी की रूट 40 रूट 40 কাছাকাছি কত আসবে, মানে 36 6 পয়েন্ট সামথিং না, এখানে দিয়েছে 5 মিটার পার সেকেন্ড, 12.96 মিটার পার সেকেন্ড, 20 মিটার পার সেকেন্ড, 100 মিটার পার সেকেন্ড, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है फॉर चेंज इन टेम्परेचर। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फेज चेंज, ठीक है। फेज चेंज, फेज चेंज मतलब जब सॉलिड से लिक्विड हो रहा हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जब ये चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, दैट मीन्स और हीट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर, converted into mainly into molecular kinetic energy, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो मतलब टेम्परेचर चेंज हो, लेकिन फेज चेंज में क्या होता है, Q जो कन्वर्ट होता है ना, Q इज मेनली कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करता लेकिन सेपरेशन बढ़ता है, सेपरेशन बढ़ता है इसलिए सॉलिड से लिक्विड होता है, मेल्टिंग होता है। तो उस केस में हम लोग Q इक्वल्स टू ml फॉर्मूला यूज करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये होता है कि ड्यूरिंग फेज चेंज देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, फेज चेंज टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज सच अ स्ट्राइकिंग फैक्ट। प्रैक्टिकल लाइफ में नॉर्मली एक बॉडी को हीट करो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बट ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस जितना हीट दोगे ना वो पूरा का पूरा कन्वर्ट होगा उसको उसका फेज चेंज करवाना, मेल्ट करवाने में, ठीक है। सो एज लॉन्ग एज मेल्टिंग इज टेकिंग प्लेस, एज लॉन्ग एज मेल्टिंग या वेपराइजेशन, फेज चेंज, जब तक वेपराइजेशन, जब तक फेज चेंज हो रहा है तब तक टेम्परेचर बदलता नहीं, तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, सो वहां पे इसके फॉर्मूले में कुछ ये नहीं है, कोई डेल्टा का फॉर्मेट है ही नहीं, इस यहाँ पे क्यू एन मास को रिलेट करता हूँ, क्यू इक्वल्स टू एम। ये इंटरेस्टिंग चीज है कि क्यू इक्वल्स टू एम में ये एम कौन सा, एम इज द मास व्हिच इज अंडरगॉन द फेज चेंज, जितना मास फेज चेंज कर चुका है उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्यू, एंड एल इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी व्हिच इज कॉल्ड द लेटेंट हीट कैपेसिटी, ठीक है। एम जो भी है इट्स अ मास व्हिच हैज अंडरगॉन फेज चेंज, इतना मास फेज चेंज किया है, ठीक है। तो दिस आर टू मेन फॉर्मूलाज जो आप कैलोरीमेट्री में यूज करते हो। स्पेसिफिक कैपेसिटी वो डिफरेंट मटेरियल के लिए, डिफरेंट स्टेट के लिए डिफरेंट होता है, मतलब रुक जाओ जरा,
Q equals to ml जब भी अप्लाई करोगे तो वो भी ध्यान रखना कि L also depends on the like process कि either melting हो रहा है या vaporization हो रहा है, ठीक है, दोनों के लिए डिफरेंट वैल्यूज होंगे. एंड m बार m इज ओनली दैट मास व्हिच इज अंडरगॉन फेज चेंज. जनरली ऐसा होता है कभी-कभी कि पूरा मेल्टिंग नहीं कर पाता, मतलब पूरा सॉलिड मेल्ट नहीं किया, कुछ मेल्ट किया बाकी सॉलिड में ही रह गया. तो वहां पे जब आप Q इक्वल्स टू ml लिख रहे हो, दैट m इज ओनली दैट मास व्हिच इज अंडरगॉन फेज चेंज. जबकि आप जब Q इक्वल्स टू mc डेल्टी करते हो तो जनरली ऐसा होता है कि पूरा का पूरा बॉडी एक साथ ही टेम्परेचर चेंज करता है, उसका पोर्शन नहीं. तो वहां पे टोटल मास ही जनरली आता है, ठीक है. तो ये डिफरेंसेस क्लियर रखिएगा. अब यहाँ पे जो तुमको बोला था कि सर बुलेट है आपका लेड बुलेट, ठीक है. लेड बुलेट कौन यूज करता है? वैम्पायर मारना थोड़ी है, ठीक है. हाँ, सिल्वर बुलेट ना, वैन हेल्सिंग बहुत जानते हैं तो. अच्छा, ठीक ठीक है. स्कूबी. तो इट हैज सर्टेन वेलोसिटी एंड इट हैज सर्टेन काइनेटिक एनर्जी. अब क्वेश्चन बोला कि एक ऑब्स्टेकल ने इसको कंप्लीटली स्टॉप कर दिया, कंप्लीटली स्टॉप्स, ठीक है. कंप्लीटली अगर स्टॉप कर गया मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी गुल हो गया, ठीक है. तो मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी था इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट, हीट, और वो हीट फिर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है. सो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट, ठीक है. तो वो जो हीट होगा उसको तुम ले सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर. लेकिन फिर क्वेश्चन बोला था कि ये हीट का ओनली 25% इज टेकन अप बाय द ऑब्स्टेकल, ठीक है. मतलब 75% तक बुलेट को मिलता है, ठीक है. तो मतलब क्यू जो एब्जॉर्ब्ड होगा फिर, हाँ, इसका 25% और 75% मतलब 3/4 टाइम्स, सही. तो 75% ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर. लेकिन ये फिर जा रहा है टू कंप्लीटली मेल्ट इट, टू जस्ट मेल्ट इट, कंप्लीट स्टॉप्स एंड जस्ट मेल्ट्स, ये लिख देते हैं, जस्ट मेल्ट्स. जस्ट मेल्ट्स मतलब क्या, मेल्टिंग पॉइंट में पहुंच के पूरा मेल्ट किया. तो मतलब अब हमको देखना है कि भाई इनिशियली अगर उसका 27 डिग्री सी था ना, 27 से यहाँ तक पहुंच के फिर मेल्ट करने में कितना आ गया. तो मैं बोलूंगा क्यू एब्सॉर्ब दो पार्ट में यूज हो. एक हुआ एमसी डेल्टी में, मतलब उतने स्मॉल टाइम में लेड एक्चुअली पहले 27 डिग्री सी से 327 डिग्री सी तक पहुंचा, ठीक है. तो दैट चेंज इन टेम्परेचर इज गिवन बाय दिस एंड फिर मेल्ट किया. मेल्ट करने के लिए m into l यूज करना, एंड दिस विल बी इक्वल दिस वन. यहां से कैलकुलेट करके आपको v निकल सकता है, ठीक है. तो कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा, ठीक है. बस यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, ठीक है. कोई नहीं. तो कितना हुआ 0.4, तो आएगा नहीं 0.4, ठीक है. देखता ना. तो सिंपल बात है, सी इक्वेट दिस, होपफुली क्लियर है कि कैसे इक्वेट कर रहे हैं. अब्सॉर्ब दो पार्ट में क्या, इन राइज इन टेम्परेचर प्लस मेल्टिंग, पर 327 तक पहुंचेगा फिर मेल्ट करेगा. क्लियर रखिएगा सीक्वेंस, ठीक है. तो जब इक्वेट करोगे तो सी डेल्टी प्लस एल दैट गिव्स यू 3/8 v स्क्वायर. अब तुमको v निकालना है, ठीक है. तो सी दिया है 0.03 कैलोरीज पर केजी पर डिग्री सी, ठीक है. तो भाई डेल्टी, डेल्टी डिग्री सी में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ये जो आएगा कैलोरीज में आएगा, एल वाले भी कैलोरी में आएगा. तो क्या अगर ये याद होगा तुम लोग को, आप हाफ एम वी स्क्वायर वी अगर मीटर पर सेकंड में रखते हो तो आपको एनर्जी जूल्स में मिलता है. तो मतलब आपको 4.2 वाला फैक्टर मल्टीप्लाई करना, हाँ, याद होगा होपफुली तुम लोग को, ठीक है. तो इफ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, बोलेंगे सी जैसे हम लोग को दिया हुआ है कितना 0.03 कैलोरीज, 0.03 कैलोरीज. डेल्टी कितना हुआ 300, 327 माइनस 27 प्लस एम एल सिर्फ एल कितना है 6 इज इक्वल्स टू 3/8 वी स्क्वायर. अब ये जो करोगे ये लेकिन पूरा कैलोरीज में है. हमको अगर इसमें चाहिए क्या बोलते हैं मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो कैलोरीज को ये पूरा पार्ट कैलोरीज में इसको जूल्स में कन्वर्ट करना है. फॉर्मूला क्या होता है 1 जूल इक्वल्स टू 4.2 कैलोरीज, पता है ना, बोलते हैं जूल इज अ ग्रेटर क्वांटिटी, ठीक है. तो 1 जूल इक्वल्स टू 4.2 कैलोरीज. तो ये अगर पूरा कैलोरीज में है जूल में करना है तो डिवाइड बाई 4.2 जूल्स. 1 कैलोरी इज 1/4.2, डिवाइड बाई 4.2. तो v स्क्वायर अब ये करके देखो 3/8 পুরোটা 40 আসছে নাকি না 3/8 আর স্যার ওটা 15 চলে এলো তাহলে 40
अच्छा अच्छा, हाँ। आम्ही 4.2 टन ये सुद्धा रूट 40 असते तो ये आ जा रहा आप तुम्हारा 15 वो उल्टा होता है। हाँ हो सकता है, हो सकता है, एक बार देख लेना यार। ठीक, कंफ्यूजन। 1 कैरेज 4.2 जूल्स। जूल बड़ा नहीं, ठीक तो यही होता है ना। 24 এর একটা অপশন থাকবে না মানে এটা তো 6 পয়েন্ট সামথিং আসছে जूल ऑप्शन में रहेगा। হ্যাঁ সেটাই हाँ हाँ, আছে रुक जाओ। नहीं नहीं, मैं वही देखा, ये देख रहे हो, ये ठीक है ना, अब हम भूल गए थे, ठीक है। कहाँ गया रे? इसमें नहीं है अच्छा इसमें तो कैलोमेट्री, एक 12.96 है, एक 12.96 है। 1 कैलोरीज 4.2 जूल्स, हाँ यही ठीक था, मैं उल्टा कर रहा था। तो मतलब सॉरी, ये कैलोरीज में हुआ तो जूल्स में करने के लिए इंटू 4.2 कर लेना। तो वी स्क्वायर अब देखो कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ अच्छा आ रहा है कि नहीं। ये क्या बोले, ये आ रहा है आपका 15, तो 5 5 8 40 40 इंटू 4.2, जो आज में वाला क्या मतलब बेसिकली इट्स 4 to 8 168 राइट। हाँ तो 12 इज लाइक 144 और 13 के लिए कितना आता है 169। हाँ तो 12.9, हाँ हाँ अप्रोक्सीमेटली वही ले लो। 12.96 9 मीटर पर सेकंड, चलो 96 ऑप्शन में वही दिया हुआ है एक्चुअली, दैट्स द क्लोजेस्ट यू कैन गेट। देख लेना एक बार, मेन चीज है कि दिस हाउ यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे यूज करना सोच समझ के, कैलोरीमेट्री के लिए वो हीट चेंज की इक्वेशंस कैसे लिखना है वो सोच समझ के करना, उतना डिफिकल्ट नहीं होता। कुछ प्रॉब्लम्स टिपिकल होता है ऑब्वियसली लॉजिकल बेस्ड, इन जनरल अप्रोच ये रहता है। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कैलोरीमेट्री के ऊपर एक दो थोड़ा डिफरेंट टाइप रहता है, और फिर उसके साथ मिला के कभी कभी हम लोग को ये भी मिलेगा, क्या बोलते हैं, कैलोरीमेट्री एंड कंडक्शन मिला के प्रॉब्लम्स रहते हैं। ठीक है, लग रहा है और एक क्लास, शाम वाला क्लास लगेगा ही, तो और एक क्लास ওয়াটার লেভেলের প্রবলেমটা হয় না মানে आइस थिकनेस হ্যাঁ क्या, वाटर ना मतलब वो वेसल से पोर हो जाता है बाहर अच्छा है ना वो अपरेंट एक्सपेंशन वाला बोल रहा था, तुम अलग बोल रहे अच्छा हो, कितना पार्ट गिर गया बाहर। हाँ वो कल को, हाँ कल को उस टाइप का नहीं लिए तो क्या, ए नहीं रे, लिक्विड का नहीं एक्सपेंशन, तो लिक्विड नॉर्मल प्रेशर बोल जिसकी ना 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 फ्री थर्मल, हाँ एक्सपेंशन का वो वाला। कल को जो किया हम लोग यूट्यूब वाला वो तो अलग था, लेकिन हाँ वहाँ पे भी आईडी यूज हुआ था। अच्छा एक छोटा वाला अभी कर लो, फिर शाम की क्लास में बाकी वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। इसको और भी लेना पड़ेगा क्योंकि टाइप्स और भी हैं बहुत सारे। ठीक है, तो एक ये है, ये सबसे कॉमन टाइप रहता है, आइस वाटर के मिक्सचर के ऊपर एक प्रॉब्लम रहता है जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ वाटर आइस बच जाता है। ठीक है, क्या 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 क्या, नहीं कहाँ हुआ, तो थर्मोडायनेमिक्स में ही हुआ था वो, उसमें हुआ, वहाँ पे यूज करना पड़ रहा था सीपीसीबी। थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉब्लम उसमें तो देख ही रहे थे वो सब। हाँ ठीक है, तो वेल एक प्रॉब्लम ये लिख लो। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ आइस, हर बार यही क्वेश्चन रहता है, ये डेटा मतलब लिखो 100 ग्राम ऑफ आइस at -10 degrees C is mixed with 100 gram of water at 30 degrees C. 100 gram of ice as -10 degrees C is mixed with 100 gram of water as 30 degrees C. Full stop. If specific heat capacity of water and ice, if specific heat capacity of water and ice are
1 कैलोरी per gram degree C and 0.5 calories per gram degree C respectively. Then find the final amount of water in the mixture. Then find the final amount of water in the mixture. Latent heat of fusion of ice is 80 calories per gram. Latent heat of fusion of ice is 80 calories per gram. तो ये कॉमन प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, मिक्सचर के ऊपर, ठीक है। हाँ डेटा बोलो तो क्या था? रुजा 100 ग्राम ऑफ आइस, हाँ हाँ पर ग्राम पर डिग्री से, हाँ आइस का, तो एक्चुअली यहाँ पे कॉन्सेप्ट, दो चीज कॉन्सेप्ट रहता है। एक कॉन्सेप्ट होता है जब मिक्सचर करोगे उनके बीच में हीट एक्सचेंज होगा, ठीक है, हीट फ्लो होगा, बिकॉज हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो मिक्सचर के अंदर अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तब तक हीट फ्लो करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस जीरो नहीं हो जाता, जब तक थ्रू आउट सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाता, हीट फ्लो चलेगा। और जब हीट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली वहां पे कैलोरीमेट्री के कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करने पड़ेंगे साइड बाय साइड। जो हीट लूज करेगा उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, जो हीट गेन करेगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली दो चीज चल रहा है, एक कैलोरीमेट्री के कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज द टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब होता क्या है, स्टार्टिंग में जब तुम मिक्स करोगे दोनों, ये आइस क्यूब इसमें डाल दी 100 ग्राम का, ठीक है, तो होगा क्या, पहले हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट फ्लो शुरू हुआ, तो हीट फ्लो पहले वाटर से आइस की तरफ शुरू हुआ, क्यों, ठीक है। तो आइस भाई, आइस कहां तक जा सकता है, आइस जा सकता है 0 डिग्री सी तक, ठीक है, 0 डिग्री सी तक इंक्रीज कर सकते हो, हीट गेन कर, ठीक है। अब बात अगर तुम चेक करके देखो, 0 डिग्री सी तक आने में आइस को जो हीट लगा, Q1 लिखता हूं, वो आप लगा सकते हो MC डेल्टी से, ठीक है। एम है आपका Q1 लगा, एम है आपका 100 ग्राम्स आइस के लिए कर, ठीक, MC C है उसका 0.5 एंड डेल्टी कितना हुआ 10। तो आपको पता चला कि वी जस्ट नीड ओनली कितना 500 कैलोरीज, ठीक है, आइस जस्ट नीड्स 500 कैलोरीज। अच्छा वाटर इतने देर में 500 कैलोरीज दे चुका है, वाटर 500 सप्लाई कर चुका, तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज क्या होगा, निकाल लो कितना डिक्रीज क्या होगा, 100 उसका है 1 डेल्टी, ठीक है। तो डेल्टी निकालोगे तो यहां से आपका आएगा कितना 5, ठीक है, डेल्टी इज 5, और इसका टेम्परेचर डिक्रीज क्या है बाय अमाउंट 5, टेम्परेचर का डिक्रीज क्या है बाय अमाउंट 5, तो मतलब इसका नया टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सी। What you notice is that thermal equilibrium is still not established. अभी भी टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब अभी भी कंटिन्यूअस हीट फ्लो चलेगा, ठीक है। मेन पार्ट ये रहता है, हीट फ्लो अभी भी चलेगा। अब हीट फ्लो जब इसको और मिलेगा हीट, नाउ ही विल स्टार्ट मेल्टिंग, लेकिन पूरा पूरी मेल्ट नहीं, जनरली क्या होता है कुछ दूर मेल्ट करता है, कुछ आइस रह जाता है, फिर उसको अगर और एनफ हीट मिले तब देखो फुल्ली मेल्ट करे। अब बहुत सारे प्रोसेस में फुल्ली मेल्ट नहीं कर पाता बिकॉज उतना हीट अवेलेबल ही नहीं। अब ये चीज सुनिएगा, पूरा मेल्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उतना हीट अवेलेबल नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सिंपल बात है, इसको जो हीट मिल रहा है वो वाटर से मिल रहा है, एंड वाटर तभी तक हीट सप्लाई कर पाएगा जब तक टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। तो बाई चांस अगर Q2 वाले हीट सप्लाई करते करते इसका खुद का टेम्परेचर डिक्रीज करके 0 पे आ गया,
अगर डिक्रीज करते करते 0 पे आ गया मतलब टेम्परेचर डिफरेंस बंद हो जाएगा, मतलब हीट फ्लो विल स्टॉप। ठीक है, तो हमको चेक करना है कि भाई टेम्परेचर डिफरेंस 0 होने के पहले क्या वो Q2 पूरा सप्लाई कर सकता है पूरा मेल्ट करने के लिए, या उसके पहले ही टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो जाएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ गया मतलब ये फुल प्रोसेस विल स्टॉप। तो हमको चेक करना है, तो चेक करने का तरीका सिंपली ये होता है कि भाई आप मान ही लोगे चलो कुछ अमाउंट मेल्ट किया, लेट्स से 100 ग्राम्स में एम नॉट अमाउंट या एम आई अमाउंट मेल्ट किया। ठीक है, एम आई अमाउंट अगर मेल्ट किया तो Q2 का एक्सप्रेशन क्या होगा, Q2 का एक्सप्रेशन होगा एम आई इंटू एल, मैंने 80 ml, इतना हाइट इसको मिल रहा है। और मैं एज्यूम करता हूँ कि बाय दिस टाइम थर्मल इक्विलिब्रियम आ चुका है, थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया मतलब ये भी 0 डिग्री से। ठीक है, किस पे, अरे इसमें तो क्या हुआ था, हाँ इसमें तो हम लोग को निकल रहा था ना, इसमें तो हम यहाँ पे निकाल पा रहे थे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है ना, मैंने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे तुम चेक कर सकते थे, तुम पहले चेक कर सकते थे कि भाई ये पूरा 0 डिग्री से पहुंचेगा भी। ठीक है, तो उसके पहले ही लेट्स कुछ और हो गया तो मुझे, लेकिन इतना तो पता वाटर तो 0 डिग्री सी के नीचे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब अगर ये वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचे भी तब तो बीच एक टेम्परेचर डिफरेंस रहना चाहिए। तो मैं उसको एज्यूम करके कैलकुलेट कर लिया, देखा कि मेरा मैंने यहाँ पे कोई पहले वाले केस में जो भी कैलकुलेट करके आया कुछ वियर्ड आंसर तो नहीं है। लेट्स से मैं कैलकुलेट करके निकालता है डेल्टी मेरा आता 35 डिग्री से, लेट्स से दैट वुड बी वियर्ड। समझे किस सेंस में, मतलब भाई वो 0 डिग्री से पहुंचाते पहुंचाते वाटर का टेम्परेचर 35 माइनस में चला जाता, मतलब -5 डिग्री से हो जाता, वो तो हो नहीं सकता, मतलब उसके पहले प्रोसेस स्टॉप कर गया हो। हाँ, जनरली चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ मेल्टिंग पॉइंट ये सब तो जान के रखना पड़ेगा ना, किसके बाद क्या होता है। अरे इससे क्या रिलेटेड है कि वाटर नहीं, तुम चेक कर लो, जो भी देंगे उसका से चेक कर लो तुम। चलिए वाटर है इसके ऊपर ही रहता है, लेकिन चेक करने वाला आइडिया समझ रहा नहीं कैसे चेक करना है, मतलब मेन चीज। हाँ तो जो भी है, मतलब मैं मेरा कॉन्सेप्ट 0 डिग्री सी से नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट मेल्टिंग पॉइंट से, कि भाई उस वहां तक एटलीस्ट वो दे पाएगा, सॉलिड वहां तक दे पाएगा। क्या, हाँ मेल्टिंग पॉइंट दिया रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं चेक किया कि 80 ml इसको चाहिए फॉर मेल्टिंग, ठीक है, और उतने टाइम में अगर ये भी 0 डिग्री से पहुंच गया तो इसने कितना रिलीज किया होगा, तो वो चेक करते Q2 इक्वल्स टू, अब ये पहले आइस के लिए लिखा, अब वाटर के लिए MC डेल्टी, तो MC1 डेल्टी 25, तो यहाँ पे मिला 2500 कैलोरीज। ठीक है, अब ये 2500 कैलोरी उसको अगर मिलता है देयरफॉर MI कितना आ जाएगा, हाँ 2500 बाई 80 कितना बोला 31.2 grams। Obviously 31.2 grams is less than 100, this is okay, this is not absurd। अगर कभी ऐसा आता कि इसने हीट सप्लाई किया और वो मेल्ट कितना किया, वो तुम जब निकालते तो आ जाता लेट्स से 140 ग्राम्स। 140 ग्राम्स हो ही नहीं सकता क्योंकि आइस तो उतना था ही नहीं, दैट वुड बी एन एब्सर्ड आंसर, बट दैट वुड इंप्लाई कि तुम गलत सोच रहे हो। हाँ मैंने 0 डिग्री से भी इक्विलिब्रियम होगा ना, तुम कुछ भी एज्यूम करो वहां से आपको एक आंसर मिलेगा, दैट विल लाइक हेल्प यू इन क्लैरिफाइंग कि वो एब्सर्ड है कि नहीं। तो ये एब्सर्ड आंसर नहीं है, दिस इज ओके, दिस इज पॉसिबल। तो हाँ फाइनली मतलब इतना आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, बाकी कन्वर्ट नहीं हो रहा है, और यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, मतलब प्रॉब्लम यहीं पे बंद हो जाएगा, तो प्रॉब्लम वोंट प्रोसीड फर्दर। मतलब टोटल वाटर तब कितना होगा, नीचे में 100 ग्राम्स और वहां पे 31.2 ग्राम्स, पूरा 0 डिग्री सी, एंड बाकी का आइस वहां पे पड़ा रहेगा 0 डिग्री सी। तो फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज 0 डिग्री सी, उसमें कुछ आइस है एंड बाकी वाटर, वाटर इज बेसिकली 131.2 ग्राम्स। ठीक, तो ये सबसे स्टैंडर्ड बेसिक क्वेश्चन होता है ये टाइप। ठीक, बाकी और भी कुछ टाइप्स है, कंडक्शन, कैलोरीमेट्री और भी कुछ टाइप्स है मिला के, तो वो फिर नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। ठीक, बाकी फिलहाल अपलोड कर देते हैं।